Okay, let's start with the next concept. This perquisite taxation, taxable perquisites. तो यहाँ पे क्या क्या है ना, टोटल 19 perquisites हमें डिस्कस करने हैं. And out of 19 perquisites, some perquisites are taxable to all employees and some perquisites are taxable only in the hands of specified employee. Sir, जो मैनिपुलेशन मैंने आपको बताया, आपको क्या लग रहा है कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ये मैनिपुलेशन कर पाएगा? डू यू थिंक एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय कैन डू द मैनिपुलेशन? एम्प्लॉयर को बोल सकता है मुझको घर दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे हनीमून पे जाने के लिए टिकट दे दो. डू यू थिंक लाइक दैट? कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ये कर पाएगा? नहीं. उसके लिए बड़ी लेवल का एम्प्लॉय होना चाहिए. तो एम्प्लॉय हु इज द डायरेक्टर, क्या लग रहा है आप लोगों को? डायरेक्टर अपनी कंपनी को बताएगा तो शायद कंपनी कर लेगा ना उसके लिए सब. बीओडी है, मैनेजमेंट है. एम्प्लॉय हु इज अ सब्सटेंशियल शेयर होल्डर. सब्सटेंशियल शेयर होल्डर मतलब सर जिसका कंपनी में 20% और मोर होल्डिंग है, मतलब वही कंपनी का मालिक है. ओके, जैसे मेरी जो कंपनी है एलिट गुरुकुल, उसमें मेरा 76% का होल्डिंग है. आपको नहीं लग रहा मैं अपनी किसी भी स्टाफ को कुछ भी बोल दूंगा वो मेरी बात इमीडिएटली मान लेंगे? हेलो, तो उनके पास कोई चॉइस थोड़ी ना कि मैं बोलूंगा नहीं मान, नहीं तो जॉब छोड़ो घर पे चले जाओ. आप वो बोलेंगे नहीं नहीं सर हमने कंपनी लॉ में पढ़ा है, कंपनी एंड ओनर्स आर डिस्टिंक्ट पर्सन. में बोला वो कंपनी लॉ में पढ़ा होगा तुमने, इधर कंपनी हम ही कंपनी है, ऐसे बात होगी ना यहाँ पे. हाँ. तो ये दोनों का तो मुझे लॉजिक क्लियर लगता है कि हाँ सर ये दोनों बहुत बड़े एम्प्लॉइज है तो ये लोग मैनिपुलेट कर सकते थे. लेकिन जो थर्ड डेफिनेशन है ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल वन. थर्ड कंपोनेंट जो है डेफिनेशन का ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि थर्ड कंपोनेंट जो डेफिनेशन का है ना, वो वॉचमैन से लेके डायरेक्टर तक सबको कवर कर लेता है. कंपनी में अगर वॉचमैन भी अगर होगा ना, सिक्योरिटी गार्ड भी अगर होगा ना, उसको लेके पूरा का पूरा डायरेक्टर तो सबको कवर कर लेता है. वो बोलता है कि भैया वो एम्प्लॉय भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जिसका नेट टैक्सेबल सैलरी, नेट कैश मतलब परक्यूजिट छोड़ के, नेट कैश टैक्सेबल सैलरी इज 50,000 और मोर. और ये 50,000 लोगों को लगता है पर मंथ होगा, लेकिन ये पर एनम है. मुझे बताओ अगर मेरी कंपनी में वॉचमैन भी अगर होगा तो उसका 8,000, तो 8,000 भी मैं सैलरी मानता हूं कि उसको मैं 8,000 रुपीज पर मंथ पे कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा तो उसका भी 96,000 पर एनम सैलरी होता है. तो मुझे इतना बता दो, क्या सिक्योरिटी गार्ड जो है कंपनी का, क्या वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है प्रैक्टिकल लाइफ में? यस राइट, क्योंकि उन्होंने सैलरी का क्राइटेरिया भी डाल दिया यहाँ पे. सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सैलरी लॉ में ना अमेंडमेंट नहीं हुआ है बहुत टाइम से. देखो एक जमाने में 50,000 वाज वेरी हाई सैलरी, मतलब वो जमाना शायद आपके पेरेंट्स लोग आपको बताते होंगे कि हम लोग जब यंग थे आपके जैसे थे तो हमको 200 रुपए का पगार मिलता था, 500 रुपया पर मंथ का पगार मिलता था. हैव यू हर्ड समथिंग लाइक दिस? 1990s में, 1980s में ऐसा हुआ करता था ना. इनफैक्ट 2000 की पीरियड में भी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, 5,000 8,000 ऐसा सैलरीज हुआ करता था. तभी बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी मिलती थी, और अच्छी मतलब 10 से 12,000 वाज कंसिडर्ड एज अ वेरी हाई सैलरी. अभी यार 10-12,000 कुछ भी नहीं होता. तो ये इकोनॉमी जैसे चेंज हुई है वैसे यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं आया, लेकिन आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा कि यही डेफिनेशन है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का. और हम बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेशन करने का उनमें पावर है, इसलिए परक्यूजिट्स उनके हाथ में टैक्सेबल होने चाहिए. तो मैंने टोटल आपको 19 परक्यूजिट पढ़ाने हैं. 19 में के 13 परक्यूजिट जो टैक्सेबल होंगे वो ऑल एम्प्लॉयज के लिए होंगे. ऑल मतलब स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड, ऑल मतलब सारे, ठीक है ना. और टैक्सेबल परक्यूजिट जो होंगे ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, एक्सक्लूसिवली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो है, ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो है वो 6 होने वाले. देखो यहाँ पे 6 है, 6 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 13 है. मेरा सवाल क्या है आप लोगों को, आप लोग मुझे इतना बता दो, अगर थियोरेटिकली एग्जाम में आया कि आपका एम्प्लॉय नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, आपका एम्प्लॉय नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ये थियोरेटिकली आएगा एग्जाम में, तो हाउ मेनी परक्यूजिट्स आर टैक्सेबल? प्लीज टेल मी. 13. वेरी गुड. और आपका एम्प्लॉय अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो कितने परक्यूजिट टैक्सेबल है? 17. जिन लोगों ने 6 बोला या जिन लोगों के मन में 6 आ रहा है वो लोग ने अच्छे से नहीं पढ़ा लॉ. मैंने अभी आपको क्या बोला कि सर पहली जो कैटेगरी है वो ऑल की है. ऑल में तो सब कुछ आते हैं ना.
तो हाँ स्पेसिफाइड को ये 6 तो एप्लीकेबल है ही, उसके अलावा ये 13 भी तो होंगे, ये तो नॉर्मल लोगों को भी हुआ है, स्पेसिफाइड को तो होना ही है, तो ये 13 तो होनी ही है ना यार। तो 6 + 13 = 19 परक्यूजिट होते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर होगे तो 19 टैक्सेबल होंगे, नॉन स्पेसिफाइड रहोगे तो पहले 13 जो है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होंगे। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर यहाँ पे कि मैं आपको क्या पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ। हाँ चलो आगे। हाँ सर, एकदम सिंपल सी बात है, मुझे बता दो मेरी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम किसको भरना चाहिए। ऑर्डिनरी लाइफ में पूछ रहा हूँ, टैक्स मैनिपुलेशन वाली लाइफ नहीं, ऑर्डिनरी। आप अगर आगे जाके लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो आपके लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन भरेगा, किसको भरना चाहिए। मेरी लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस कैसे काम करता है पता है ना। मैं अगर मेरी लाइफ इंश्योरेंस लूंगा, अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ या 50 लाख रुपए जो भी प्रीमियम का जो भी अपना पॉलिसी अमाउंट होता है फैमिली को मिलेगा। तो मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियली मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिए, तो उसका प्रीमियम किसे भरना चाहिए, ऑर्डिनरी लाइफ जी में जी। एम्प्लॉय को ही भरना चाहिए ना मुझे यार। एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस है तो हाँ एम्प्लॉय प्रीमियम भरेगा। लेकिन अगर मेरा प्रीमियम एम्प्लॉयर भर रहा है तो डोंट यू थिंक इट इज एन परक्यूजिट फॉर मी, इट इज द परक्यूजिट व्हिच शुड बी टैक्सेबल इन माय हैंड। इनडायरेक्ट सैलरी ले रहा हूं यस। मैं उनसे, हम्म। एम आई राइट। तो हाँ मैंने क्या बता दिया, देखो मैं आपको छोटा परक्यूजिट पहले पढ़ा रहा हूं, मैं छोटे छोटे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। सर अगर आपने मेरा लाइफ इंश्योरेंस भरा हुआ है तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन माय हैंड विल बी प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। जितना एम्प्लॉयर ने प्रीमियम भरा है उतना मेरे हाथ में टैक्सेबल। सर अगर मेरे से कुछ रिकवरी किया होगा तो मतलब प्रीमियम मेरा 40,000 रुपीज आ रहा है और मेरे से एम्प्लॉयर ने 10,000 रिकवर किया होगा तो 30,000 आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। जितना प्रीमियम एम्प्लॉयर ने अपने पॉकेट में से भरा हुआ है उतना आप लोगों का टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट होता है। लेकिन आपने इंडिया में कुछ वर्कर्स को देखा होगा, खास करके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वर्कर्स को, उनका जॉब कुछ ज्यादा ही रिस्की होता है ना यार। वो बिल्डिंग के बाहर बैम्बू बांध के उसके ऊपर चढ़ के वो बेचारे लोग काम करते, कोई सेफ्टी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, हेलमेट भी नहीं पहनते, वो अपने आप को हुक भी नहीं लगाते, ठीक है ना, गिरेंगे तो डायरेक्ट जमीन पे आएंगे। और एम्प्लॉय यहां से यहाँ जमीन पे गिरा, मरा नहीं है, 3 माले का ही बिल्डिंग था, ज्यादा जोर से गिरा नहीं था, नॉर्मल गिरा, कुछ हाथ पाव उसका डैमेज हो गया है, अभी उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है। इसके हॉस्पिटल का खर्चा किसको उठाना चाहिए बोलो, ऑन जॉब, ऑन ड्यूटी, ऑन प्रोजेक्ट साइट इसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, एम्प्लॉयर। 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 तो आपको नहीं लग रहा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए शायद एम्प्लॉयर ने मेडिकल पॉलिसी लिया होगा या एक्सीडेंटल पॉलिसी लिया होगा, उसका प्रीमियम एम्प्लॉयर ने भरा होगा। ये तो एम्प्लॉयर ने अपने प्रोटेक्शन के लिए भरा है ना, मेरे बेनिफिट के लिए थोड़ी ना क्या भरा है बोलो। ये तो एम्प्लॉयर की मर्जी थी ना भरना है कि नहीं भरना है। हाँ 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 तो ये एग्जेम्प्ट रखा हुआ है। तो याद क्या रखना है आपको, याद रखने वाली बात क्या हो गई यहाँ पे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को गवर्नमेंट ने टैक्स किया है लेकिन मेडिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं किया है। मेडिकल पॉलिसी जनरल हेल्थ केयर पॉलिसी में आता है, जनरल इंश्योरेंस में फॉल होता है, और ये लाइफ इंश्योरेंस में फॉल होता है। दोनों अलग अलग इंश्योरेंस है, अपनी दुनिया है उनकी, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 भी हमारा हमने पढ़ लिया था जब हम पढ़ रहे थे, क्या हमने पढ़ा था, पीएफ। लास्ट लेक्चर में हमने पीएफ पढ़ा था, तब पॉइंट नंबर 3 का परक्यूजिट हमने पढ़ लिया था। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, पेंशन फंड एंड सुपरएन्युएशन फंड, मैंने आपको बता दिया था अप टू 7.5 लाख अगर होगा पर एनम तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, अबाउ 7.5 लाख होगा तो एक्सेस टैक्सेबल होता है। अगर 10 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया है तो 2.5 लाख टैक्सेबल होगा। नॉट ओनली दिस, मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था कि जो एग्जम्प्ट होता है उसका एनुअल एक्रीशन भी एग्जम्प्ट होता है। एनुअल एक्रीशन मतलब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट टैक्सेबल हुआ है उसके ऊपर का एनुअल एक्रीशन भी टैक्सेबल होता है। वो हमने नोट्स पहले से पढ़ के रखे, आई डोंट वांट टू रिपीट दोस नोट्स। तो ये छोटे छोटे परक्यूजर्स में मैंने आपको पढ़ा दिए फटाफट, ठीक है। अब बड़े बड़े परक्यूजर्स की हम बात करेंगे। सबसे बड़ा परक्यूजिट जो हमारे लॉ में है, सबसे बड़ा परक्यूजिट, ठीक है ना, सबसे बड़ा परक्यूजिट, या तो मैं एक काम करता हूं और भी 2-4 छोटे छोटे पढ़ा देता हूं। सबसे बड़ा परक्यूजिट थोड़ा हल्के से पढ़ाता हूं, बाद में पढ़ाता हूं, नहीं तो आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैंने आपको यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट पढ़ा दिया, अब मुझे आपको पढ़ाना है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। आपको नहीं लग रहा बहुत बार ऐसे होता है कि जो एम्प्लॉय ने लैपटॉप यूज किया हुआ है और वो लैपटॉप अभी पुराना हो गया है, 3-4 साल हो गए उस लैपटॉप को, ठीक है ना, खराब होने आया है, तो एम्प्लॉयर इस लैपटॉप को रिटर्न लेके क्या करेगा, कोई यूज नहीं है ना एम्प्लॉयर को, 4 साल पुराना लैपटॉप, ऐसे भी लैपटॉप का जो लाइफ होता है ना 3-4 साल से ज्यादा होता नहीं है,
तो 4 इयर्स का इसका लाइफ है, 4 साल ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, लेकिन लैपटॉप अभी भी वर्किंग कंडीशन में, स्लो हो गया है। लेकिन मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला सर वो लैपटॉप कितना स्लो हो गया, कुछ नया दिला दो यार। तो ये जो पुराना लैपटॉप है, ओल्ड लैपटॉप, वो बोल रहा है एम्प्लॉयर की ओल्ड लैपटॉप का क्या होगा। मैं बोलूंगा अरे मेरे वो बच्चे जो है ना सर, उनका भी ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गया है, घर पे भी लैपटॉप की डिमांड कर रहे हैं। एक काम कर दो ना, ये लैपटॉप मुझको ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर का मतलब समझता है आप लोगों को क्या होता है? यूज और ट्रांसफर का मतलब समझता है आपको? मूवेबल असेट में दो बातें हो सकती है। मूवेबल असेट में दो बातें हो सकती है। एक होता है यूज। यूज का मतलब होता है सर, यूज का ये मतलब होता है कि आप जब जॉब छोड़ोगे तो आपको ये असेट रिटर्न देना पड़ेगा। एम आई क्लियर? यस। और ट्रांसफर का हाँ मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर का एक्चुअली मतलब होता है कि ये असेट सोल्ड हो चुका है आपको। एम्प्लॉयर हैव सोल्ड द असेट टू यू, या आपको दे दिया है। आप कल जॉब छोड़कर भी जाओगे तो ये असेट रिटर्न नहीं लिया जाएगा, ये आपका हो चुका है। तो मुझे बताओ, अगर एम्प्लॉयर ने मुझे डायरेक्टली मैं बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉयर मुझे मॉल में लेकर गया, रिलायंस डिजिटल में लेकर गया, क्रोमा में लेकर गया, या अमेजोन से मेरे लिए फ्रेश लैपटॉप मंगाया, 1 लाख रुपीज का फ्रेश लैपटॉप मंगाया और मुझको दे दिया, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कितना? फ्रेश लैपटॉप मंगा के दे दिया मुझको फ्री में, ले लो घर पे रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो मेरे हाथ में टैक्सेबल वैल्यू कितना? एम्प्लॉयर ने नया लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का और मुझको लाके दे दिया, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल वैल्यू कितना? अरे बोलो। ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट। मेरी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, एम्प्लॉयर की जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जितना उसने दे दिया है परचेस वैल्यू है, पूरा का पूरा टैक्सेबल वैल्यू सर, 1 लाख रुपए का टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन सर यहाँ पे तो आपने एनुअल वैल्यू निकालने बोली थी। एनुअल वैल्यू तभी इसलिए निकालने बोली थी क्योंकि तभी वो जो परक्यूजिट जो था राजा, वो परक्यूजिट जो था वो यूज का मुझे निकालना था कि पर्टिकुलर पीरियड में मैंने कितना बेनिफिट डिराइव किया है। ये तो परमानेंट ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको नया लैपटॉप लाके आपके घर पे दे दिया जाए। आपके नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि पहले से ही जो 4 साल पुराना लैपटॉप है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, या 3 इयर्स 8 मंथ पुराना लैपटॉप है, 3 इयर्स 8 मंथ पुराना लैपटॉप है, वो आपको दे दिया जाता है। मान लेते हैं कि उस लैपटॉप का ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख रुपीज था। 3 इयर्स 8 मंथ वो ऑर्गेनाइजेशन में लैपटॉप यूज हो गया है, अभी वो उसके कुछ फंक्शन काम भी नहीं करते, कुछ बटन्स काम भी नहीं करते, वो लैपटॉप आपको दिया जा रहा है। तो आपको नहीं लग रहा कि 1 लाख रुपया जो ओरिजिनल कॉस्ट थी 3 इयर्स 8 मंथ पहले, वो तो मेरा परक्यूजिट नहीं होगा, मुझे इसका WDV वैल्यू निकालना पड़ेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू निकालना पड़ेगा। डू यू अग्री? यस। तो लैपटॉप का मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन मारना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन के रेट पीजीबीपी चैप्टर के अलग है और सैलरी चैप्टर के अलग है। मैं सैलरी चैप्टर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 50% का रेट लगता है, तो 1 लाख का 50% अगर मैं माइनस करूंगा तो 50,000 माइनस हो जाएगा, WDV आ जाएगा मेरा 50,000 रुपीज का। ये तो ईयर 1 का WDV है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे और एक डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा फिर एट द रेट ऑफ 50% रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही, ठीक है ना। तो इसका 25,000 माइनस होगा, मैंने 25,000 माइनस किया तो मेरा WDV ईयर 2 का 25,000 का आया, ठीक है ना। कितना आ गया? 25,000। सर मुझे इसमें से और एक डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 50% अगेन WDV पे, वो 12,500 माइनस हो जाएगा, तो मेरा WDV एट ईयर 3 आ जाएगा 12,500 यहाँ पे आ जाएगा। सर अभी मुझे मन तो कर रहा है, क्योंकि अपन कॉमर्स के लोग हैं, मुझे मन तो कर रहा है कि मैं 8 मंथ का डिप्रिसिएशन भी निकाल के माइनस कर लूं। बोलो 8 मंथ का डिप्रिसिएशन निकाल सकते हो ना आप लोग? हेलो। हाँ। निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकालना है, नहीं निकालना है डिप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पे लॉ में लैंग्वेज यूज किया है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स। डिप्रिसिएशन कितने साल का माइनस करना है? फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स, जितने ईयर्स कंप्लीट किए ना आपने उतने का ही करना है, इनकम्प्लीट ईयर्स को इग्नोर करना है, भले वो 11 मंथ 29 डेज हो जाए, तो जो इनकम्प्लीट पीरियड है उसको इग्नोर करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सर मेरे हाथ में ना WDV में 12,500 टैक्सेबल होने वाला था,
लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने बोला नहीं नहीं, मैं हम फुकट में आपको नहीं लैपटॉप दे सकते, आप एक काम करो, सेलिंग प्राइस इसमें से माइनस कर दो, आप 10,000 कम से कम इसके दे दो। तो मेरे हाथ में मोटा मोटी परक्यूजिट की वैल्यू हो गई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ओनली 2500। बोलो आपको समझा क्या मैंने क्या पढ़ाया? वो 1 लाख का असेट मुझे एम्प्लॉयर ने, 1 लाख का असेट 3 साल पुराना असेट मुझे 10,000 में दिया, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट 2500 आया। बोलो टोटल कैलकुलेशन समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे? हाँ सर समझा। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया आपको, ये वाला पढ़ाया कि सर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट के केस में क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट विल बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट अगर ये न्यू होगा तो, लेकिन अगर ये ओल्ड होगा, अगर ये यूज किया होगा असेट होगा तो, अगर ये यूज किया हुआ असेट होगा तो मुझे WDV निकालनी पड़ेगी और WDV में से सेल प्राइस माइनस करनी पड़ेगी। तो मुझे जो ओल्ड असेट है ना, ओल्ड असेट के लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। सर WDV निकालने के लिए डेप्रिसिएशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, नहीं तो हर देश में हर एक बंदा अपने हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन निकालेगा तो फिर वेरिएशन आएगा। तो हमने रेट स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर अगर आपको दिया होगा तो 50% लेना है, मोटर कार अगर आपको दे दिया होगा तो 20% लेना है, और एनी अदर असेट अगर आपको दिया होगा तो 10% लेना है। इसमें ट्विस्ट ये है कि लैपटॉप के ऊपर WDV निकालना है, मोटर कार के ऊपर भी WDV निकालना है, और बाकी असेट्स के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड निकालना है। ये यहाँ का ट्विस्ट है। और जो लास्ट में जो अमाउंट आएगा, ठीक है ना, उसमें से अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस करना है। यहाँ पे जो WDV आया है, WDV में से अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस कर दोगे आप, तो आपको जो नेट मिलेगा वो होगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। क्योंकि ये रीड करके शायद समझ में ना आए तो मैंने यहाँ पे ये 3 years 8 month का एग्जांपल भी दे दिया, जो मैंने आपको पहले भी दिया जाता, खाली यहाँ पे सेलिंग प्राइस अलग है। तो 10,500 मेरे हाथ में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आ जाता है। ये बात कर ली मैंने कौन से, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स की भी मेरी बात हो गई यहाँ पे। आगे चलता हूं मैं, आगे मैं आपको गिफ्ट के बारे में बताता हूँ। गिफ्ट का लॉ वैसे तो IFOS में है, आपने सुना है ना IFOS का लॉ कि गिफ्ट अप टू 50,000 नॉट टैक्सेबल होता है, ये तो सुना है आप लोगों ने, राइट? हाँ यस। 50,000 से ज्यादा होगा तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, 51,000 का होगा तो पूरा 51,000 टैक्सेबल होता है, ये आपने सुना हुआ है। वो जो गिफ्ट है ना, वो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली या मतलब रिलेटिव्स वगैरह जो होते हैं उनकी गिफ्ट की वहां पे बात करते हैं। मुझे बताओ, क्या आपका एम्प्लॉयर कभी आपको जिंदगी में गिफ्ट देता है क्या? प्रैक्टिकल लाइफ की सोच के बताओ। डू यू थिंक मैं अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट देने बैठा हूं यहाँ पे? नहीं। नहीं यार, कोई गिफ्ट देता नहीं है। हाँ, लेकिन आपने कोई अचीवमेंट कर लिया लाइफ में, बहुत अच्छा आपका ये हो गया, या दिवाली है, दिवाली में गिफ्ट आता है, तो वो गिफ्ट का मोटा मोटी वैल्यू क्या होता है मुझे बताओ ना। दिवाली वगैरह पे अगर आपने कभी सुना होगा या आपके पेरेंट्स को मिला होगा गिफ्ट हो, तो क्या मिला है अभी तक? ऐसे दिवाली वगैरह पे जो गिफ्ट वगैरह दिए जाते हो कंपनीज में, वो क्या होता है, क्या टाइप के गिफ्ट होते हैं? थोड़ा एग्जांपल बताओ, प्रैक्टिकली बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एम्प्लॉयज को जो गिफ्ट मिलता है दिवाली वगैरह में, वो क्या मिलता है यूजुअली? आयुष बता रहा है सर स्वीट्स देते हैं, चलो ठीक है, स्वीट्स तो खाने की चीज हो गई, स्नैक्स में आ गया, जाने दो। दूसरा बताओ, स्वीट्स के अलावा बताओ। कैश गिफ्ट मिलता है ना? कैश गिफ्ट नहीं मिलता, वो तो बोनस मिलता है ना, फिर उसको तो बोनस तो टैक्सेबल हो जाएगा। कैश गिफ्ट मिला तो बोनस हो जाएगा। एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हाँ, मेरे मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे पावर बैंक दिया था एक बार, बरोबर, गीत वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिल जाते हैं। और गेस तो कर लो क्या क्या मिलता है ऑफिस से। अरे टिफिन बॉक्स मिलता है, वो क्या बोलते हैं अपना, वो टप्परवेयर का वाटर बॉटल मिलता है, ठीक है ना, ब्रांडेड वाटर बॉटल दे देते टप्परवेयर का। सीए इंस्टीट्यूट का कुछ आया, हाँ, शूज होते हैं, यूजफुल थिंग होते हैं। तो आपको नहीं लग रहा मोटा मोटी प्राइस कितना होगा यार एक गिफ्ट का? एक एम्प्लॉय के पीछे मोटा मोटी कितना प्राइस लगाते होंगे मैक्सिमम? आप बताओ ना, आपको लग रहा है 50-50 हजार का गिफ्ट देते होंगे क्या यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में? 50-50,000 का गिफ्ट ले लो, एंजॉय कर लो। नहीं। नहीं, कितना होगा? नहीं,
3 to 1000 रुपया, 4,000. 2000, 1000, 2000, 3000 रीजनेबल है ना ये। हाँ तो गिफ्ट का लॉ देखो क्या है, अगर गिफ्ट मॉनेटरी नेचर में होगा, मतलब गिफ्ट पैसे में दिया होगा, वो तो बोनस हो जाता है, वो तो सर पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, हाँ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर होता है। कॉस्ट की बात करोगे तो एम्प्लॉयर बात करनी है, टाइपिंग एरर होता है बीच बीच में। जितना एम्प्लॉयर ने पैसा आप लोगों को दिया है उतना फुल्ली आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी गिफ्ट अगर दिया होगा, काइंडली आपको कुछ वाउचर्स वगैरह दिए होंगे, बिग बाजार का वाउचर, पेंटालून्स का वाउचर, अगर आपको काइंड या वाउचर में दिया होगा तो अप टू 5000 नील आएगा, और अबव 5000 फुल अमाउंट विल बी टैक्सेबल, तो फुल्ली टैक्सेबल आएगा। बोलो ये क्लियर है? गिफ्ट का क्लियर है? गिफ्ट हाँ क्लियर है ना? चलो आगे चलता हूं फिर। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्लब फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में मैंने बताया आपको होली एंड एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू बिजनेस अगर होगा, आपको क्रेडिट कार्ड दिया है ऑर्गेनाइजेशन लेकिन बिजनेस के लिए यूज करने के लिए दिया है, तो बाबा वो थोड़ी ना कि टैक्सेबल होगा, बिजनेस यूज के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। पर्सनल यूज वाला क्रेडिट कार्ड पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, जितना भी एम्प्लॉयर ने कॉस्ट भरा हुआ है उतना आप लोगों के हाथ में टैक्सेबल। मुझे बोलो ऑर्गेनाइजेशन में फ्री में फूड मिलता है क्या? यूजुअली क्या क्या फूड, मतलब एनी टाइप ऑफ फूड। आप कहीं पे भी जॉब वगैरह करते हो, तो अगर मैं ही समझो, अगर मैं आपके कॉलेज पे अभी आके पढ़ा था, तो डोंट यू थिंक उनका इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक वाटर बॉटल मुझको दे दे रोज, और एक चाय वगैरह कुछ चाय बिस्किट्स मंगा ले, उतना तो करेंगे ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में? मुझे पता नहीं एक्चुअली, हाँ उतना तो करते होंगे, फैकल्टीज को चाय नाश्ता तो देते होंगे ना यार, वो भी आउट स्टेशन फैकल्टी है बेचारा। तो टी और स्नैक्स मेरे हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए क्या, या आपके जो एम्प्लॉइज होते हैं, टीचर्स वगैरह होते हैं, उनके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए क्या? टी एंड स्नैक्स उसका भी हिसाब रखेंगे No. क्या? आज इसने 5 रुपए का पार्ले जी खाया, 4 रुपए का चाय पिया, अरे ऐसे थोड़ी ना। क्या होता है, टी एंड स्नैक्स को टैक्सेबल मत करो, टी एंड स्नैक्स को टैक्सेबल मत करो, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। सर ठीक है, टी एंड स्नैक्स को टैक्स नहीं करेंगे। आपको नहीं लग रहा लेकिन एम्प्लॉयर आपको स्पेशल डिनर डेट पे लेके जा रहा है तो कुछ ज्यादा ही खर्चा कर रहा है आपके ऊपर। हाँ हाँ. तो डिनर डेट पे अगर लेकर जा रहा है एम्प्लॉयर आपको, तो सर ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अलग से अगर आप डिनर डेट वगैरह पे जाते हो तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। अभी हाँ ये मत बोलो कि सर वो पता चलेगा नहीं चलेगा, वो अलग बात है। मान लेते हैं कि पता चल गया, जेन्युइन लोग है, बता देते हैं, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह में आपको पता होगा कैंटीन फैसिलिटी होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आपने सुना तो होगा। आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जल्दी बताओ। फैक्ट्रीज में होता है ना कैंटीन फैसिलिटी, सारे वर्कर 1 बजे जाएंगे, लाइन लगाएंगे, बड़ी बड़ी प्लेट्स होंगी, उसमें राइस लेंगे, दाल लेंगे, सब्जी लेंगे, खाएंगे। यार वो हाँ तो सुना है। उनके हाथ में थोड़ा कंसेशन रखना चाहिए ना, दिन भर बेचारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको तो यार खाना तो देना पड़ेगा ना थोड़ा। तो इन्होंने ना एग्जम्पशन प्रोवाइड करके रखा हुआ है, अजीब सा, थोड़ा एकदम ही अजीब सा एग्जम्पशन है। इनकम टैक्स बोलता है एक दिन में 50 रुपए का ही खाना खाने का, एक दिन में नहीं, ₹50,000 पर मील बोला है उन्होंने, पर मील, कि एक मील जो होता है ना वो 50,000 रुपीज का, 50,000 सॉरी 50 रुपीज का एक मील होना चाहिए। 50 रुपीज पर मील होता है सर, पर डे नहीं बोला। कोई कोई एम्प्लॉय अगर 2 शिफ्ट में काम करेगा, शिफ्ट होता है ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, हाँ थर्ड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, तो कभी कभी एक एम्प्लॉय 2 शिफ्ट में काम करता है, तो शिफ्ट 1 में एक लंच ब्रेक होगा और शिफ्ट 2 में एक लंच ब्रेक होगा, तो 2 मील करेगा। पहले शिफ्ट में उसने 48 रुपीज का खाना खाया, सेकेंड शिफ्ट में उसने 50 रुपीज का खाना खाया, बोलो टैक्सेबल होगा क्या? एक ही दिन में उसने 98 रुपीज का खाना खाया, टैक्सेबल होगा क्या? लेकिन नहीं नहीं, क्योंकि एक मील में उसने 50 रुपीज का ही खाया हुआ है, या अप टू 50 खाया, उससे ज्यादा नहीं खाया। अब मुझे बोलो इसके ऊपर इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन बनाएगी, डोंट यू थिंक इट विल बिकम लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन? आपको 365 डेज का या 360 डेज का डेटा देना पड़ेगा कि पूरे साल भर में कभी उसने समोसा खाया, कभी डोसा खाया, कभी 65 रुपीज का चिकन मिल खाया। अरे इतना सारा डिटेल कौन देगा अभी आपको एग्जाम में? तो कुछ तो रीजनेबल हमें बेसिस लेना पड़ेगा ना, एग्जाम ओरिएंटेड। साल भर का हाँ फूड का डेटा तो देंगे नहीं। तो मुझे बताओ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर एम्प्लॉय हो, तो मोटा मोटी अगर इंफॉर्मेशन दे दिया है तो अलग बात है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो कितने मील्स यूजुअली आप ऑर्गेनाइजेशन में खाओगे पूरे साल भर में, पूरे प्रीवियस ईयर में, अप्रैल से लेके मार्च तक एक रीजनेबल बेसिस हमको निकालना है। रोज का एक मील तो पकड़ते हैं, हेलो, रोज का एक मील तो पकड़ते हैं। क्या आप पूरा का पूरा 365 डेज काम करते हो? नहीं No. नहीं। तो पूरे साल में वीक्स कितने होते हैं? 52 52. 52। तो 52 वीक्स का एक एक वीक
वीक का एक एक हॉलीडे पे मैं मानता हूं, तो 52 मील्स तो खाओगे नहीं आप 365 में के ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ। तो 52 निकल गया इसमें हम्म, से। 365 में से जब 52 निकल जाता है, 365 में से जब 52 निकल जाता है तो आता है 313। और आपको नहीं लग रहा हाँ। दिवाली हॉलीडे, ईद हॉलीडे, क्रिसमस हॉलीडे, बीमार हो कभी तो 10-12 छुट्टी तो लेते ही रहोगे ना यार अलग से। हाँ। तो ये मैं 13 भी माइनस कर देता हूं रीजनेबल हॉलीडे सोच के। तो मोटा मोटी आप 300 डेज तक काम करोगे, 300 मील्स ऑर्गेनाइजेशन में खाओगे, ऐसे मैं मान लेता हूं। तो मैंने इसमें से 13 भी माइनस किया, आ गया 300 इंटू 50 करूंगा तो कितना आता है? 300 इंटू 50 करूंगा तो कितना आता है? 15,000। 15,000। और एग्जाम में आपको बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय को साल भर में 12,800 का फूड खिलाया हुआ है। बोलो टैक्स करेंगे कि एग्जाम रखेंगे? ये मैंने एग्जाम अमाउंट निकाला रीजनेबल बेसिस पे, एक मील का 50 एग्जाम होता है ऐसे माना, और मैंने एज्यूम किया कि एम्प्लॉय ने पूरे साल भर में 300 मील्स लिए होंगे शायद, तो ऐसा मैंने एक रफ कैलकुलेशन करके 15,000 निकाला। एग्जाम में आया हुआ है 12,800। टैक्सेबल बोलोगे कि एग्जाम बोलोगे? अरे पूरे साल भर में अगर खाना खाऊंगा तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा ना। लेकिन 18,000 आया तो एग्जाम में 18,000 आया तो कि पूरे साल भर में 18,000 का खाना खाया उसने, तो 3,000 टैक्सेबल। 3,000 3,000 टैक्सेबल करेंगे। ये रीजनेबल मैंने आपको बता दिया। अच्छा ये मैं वर्किंग में बार बार फैक्ट्री कैंटीन इसलिए बोल रहा था क्योंकि खाली फैक्ट्री कैंटीन को ही उन्होंने एग्जाम करके रखा है। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन द ऑफिस या फैक्ट्री प्रीमाइसेस, अगर यही होगा तो ये दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, कंडीशन नंबर 2 इन फैक्ट्री और प्रीमाइसेस होना चाहिए। तो अप टू ₹50, हाँ ये 250 नहीं है, अप टू ₹50 पर मील एग्जेम्प्ट हो जाता है सर, ये टीवीपी नील आता है। और अबाउ ₹50 अगर होगा तो जो एक्सेस है वो टैक्सेबल हो जाता है। और अगर एनी अदर प्रीमाइसेस में अगर आपको लेके खाना खिलाते हैं, कभी तो डिनर करने के लिए लेकर गए, कभी सारे एम्प्लॉयज को लंच पे लेकर गए, कभी लोनावाला लेकर गए, कभी गोवा लेकर गए भैया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना। अज्यूम 300 वर्किंग डेज, इधर ना क्या क्या गलती हुआ है देखो, इधर अज्यूम 300 वर्किंग डेज, अगर एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं बोला गया, उन्होंने दिया 320 वर्किंग डेज है, 290 वर्किंग डेज है, तो एग्जाम का डेटा ले लो। एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो मैंने रीजनेबल बता दिया, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर माइनस एग्जाम्शन करने के लिए मैं 50 इंटू 300 कर रहा हूँ रीजनेबल बेसिस पे। जो एक्सेस आएगा आया तो टैक्सेबल होगा, एक्सेस नहीं आया तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो इतनी मैंने आप लोगों को बेसिक्स बातें बता दी। आप लोगों को जितना भी मैंने अभी तक बता दिया, आई होप इट वाज वेरी मच क्लियर। यस। यस चलो ठीक है, आगे के छोटे छोटे और प्रकृति पढ़ा देता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट जो रहेंगे वो बता दूंगा आपको आराम से। ठीक है। टूर एंड ट्रैवल फैसिलिटीज जो है, टूर एंड ट्रैवल फैसिलिटीज है ऑफिशियल नेचर में। आप कहीं जा रहे हो, यहां से दिल्ली जाना है आपको, मुंबई से दिल्ली जाना है ऑफिशियल नेचर का काम करने के लिए, तो वो जो टिकट कॉस्ट होगा क्या आपके हाथ में टैक्सेबल होगा? नहीं। अगर मैं अभी यहाँ से अगर आपके यहाँ पे चिपळूण में आके आपको पढ़ाता हूँ, तो यार मेरा जो टिकट बुक कर गया आपके ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो मेरे पर्सनल नेचर के लिए तो मैंने ट्रैवल नहीं किया है, वो तो नील होना चाहिए। हाँ सर ये नील हो जाएगा। लेकिन अगर पर्सनल नेचर का होगा, जो हनीमून का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हनीमून पे चले गया, या यूजुअली हनीमून वगैरह इतना बड़ा एक्सपेंसेस नहीं करता कोई ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन समझो अगर मैं इंडिया से बाहर गया हूं, पकड़ लो मैं श्रीलंका में गया हूं, मेरा 10 दिन का कोई ऑडिट का काम है, ठीक है ना, मैं सीए फर्म में जॉब करता हूं, मेरा 10 दिन का ऑडिट का काम है, लेकिन मैं श्रीलंका गया हूं, जिंदगी में पहली बार गया हूं, आपको नहीं लग रहा 2-4 दिन एक्स्ट्रा रह के थोड़ा जो मेन स्पॉट है वहां के देख लूंगा मैं, 10 दिन काम कर लूंगा सर मैं, लेकिन 4 दिन वहां पे एक्स्ट्रा रुकूंगा, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं सर, मेरा ना 4 दिन का एक्स्ट्रा का आप टिकट बुक कर लेना, होटल वगैरह बुक कर लेना, और आप एम्प्लॉयर हो, आप अच्छे एम्प्लॉयर हो, भले एम्प्लॉयर, अपने वाला कर लो यार, एंजॉय कर लो जिंदगी में, खाली काम करके क्या करोगे। तो ऑफिशियल टूर जो एक्सटेंड होता है, ऑफिशियल टूर पहले था वो एक्सटेंड हो गया, 10 दिन का तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन 4 डेज वाला टैक्सेबल हो जाएगा। कभी कभी मैं बोलता हूं ठीक है 10 दिन का तो 10 दिन का ही, आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है चलेगा, मैं शाम को सुबह 10 से 5 तक काम कर लूंगा, शाम को घूम लूंगा, अलग से एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर ना मेरी वाइफ मुझको नहीं छोड़ रही है श्रीलंका जाने के लिए, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, वाइफ बोल रही है किधर नहीं जाने का, कोविड वगैरह का टाइम है, घर के बाहर नहीं निकलने का, आपको कोई जॉब छोड़ना पड़े तो जॉब छोड़ दो लेकिन नहीं जाना है। अगर मैं आपको ऐसे बता रहा हूं तो वाइफ के मन में एक्चुअली क्या है बताओ? आप मुझे बता रहे हो, आप मेरे बॉस हो, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, आप बता रहे हो राम सर आपको जाना पड़ेगा,
आपको श्रीलंका जाना पड़ेगा, 10 दिन के लिए काम करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, खत्म करके ही आना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ सर मेरी वाइफ मुझको नहीं छोड़ रही है, आप बताओ क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, सॉल्यूशन दो। लेके जाओ। क्या करूं, डाइवोर्स पेपर साइन करके लेके जाऊं, काम करूं कि उसको भी लेके चलो, बोलो। अरे प्रैक्टिकल लाइफ हैंडल नहीं कर पा रहे हो क्या तुम लोग, वाइफ को भी लेके जाओ। थैंक यू नोमन, थैंक यू, ठीक है ना। सर मैं बता रहा हूँ मेरी वाइफ बोल रही है नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन आप अगर उसको भी भेज दोगे ना मेरे साथ साथ, तो मेरा दिमाग खराब नहीं करेगी, दिन भर वो शॉपिंग वगैरह कर लेगी, टीवी वगैरह देख लेगी, यहाँ वहां का जाके अलग अलग क्यूजिन ट्राई कर लेगी, मैं काम कर लूंगा सर, लेकिन वाइफ का भी टिकट बुक कर लो सर। वैसे भी होटल तो बुक करना ही है, होटल में डबल बेड होता ही है, खाली आने जाने का आपको एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, खाने का आप टेंशन मत लो, खाने का मैं कर लूंगा। तो जो वाइफ का टिकट उन्होंने बुक किया होगा ना, फैमिली का टिकट जो बुक किया होगा, उसका जो कॉस्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर आपने ये भी तो सुना होगा कि जो रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं उनको रेलवे में टिकट नहीं भरना पड़ता, कुछ ट्रेन जर्नी तक वगैरह, मतलब वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं फ्री में, ऐसा सुना है क्या आपने? रेलवे जो एम्प्लॉय होते हैं उनको कुछ सर्टेन जर्नीज फ्री होती है उनकी फैमिलीज को, बरोबर? हाँ, तो रेलवे और एयरलाइन एम्प्लॉयज को कुछ सर्टेन जर्नी फ्री मिलती है, तो हमने बोला यार वो एम्प्लॉय यार उतने उनके हाथ में मत टैक्सेबल करो ना, उनको वो बेनिफिट दिया ही गया, वो तो बाय लॉ दिया गया, टैक्स का इविजन करने के लिए नहीं दिया है। लेकिन अगर बाकी कोई और सेक्टर होगा, एयरलाइन और रेलवे नहीं, आप नीता वॉल्वो में काम कर रहे हो और आपको नीता वॉल्वो बोल रहा है अपनी फैमिली को फ्री में लेके जाओ, चलो यहाँ से मुंबई, तो यार तो वो आपका रेलवे नहीं है, वो एयरलाइन नहीं है, वहां पे मैनिपुलेशन हो सकता था। तो उन्होंने बोला यहाँ पे हम टैक्स करके रहेंगे, और कितना टैक्स होगा, तो उन्होंने बोला जितना आप फेयर चार्ज करते हो बाकी बाकी पैसेंजर को, उतना आपके हाथ में टैक्सेबल। तो आपकी फैमिली ने फ्री में यहाँ से मुंबई या आपके प्लेसेस से मुंबई अगर 10 बार ट्रैवल किया हुआ है, 10 टाइम्स किया हुआ है, और एक टाइम का कॉस्ट 1000 रुपीज होता है, तो पूरे 10 टाइम का 10,000 रुपीज आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, एकदम छोटी मोटी बातें हैं, मैंने बता दिया। मुझे बता दो मैंने ना क्या किया, मैंने ना नोमन से लोन ले लिया, समझो मैं राम पाटिल हूं और मैंने नोमन से ना लोन लिया, नोमन का नाम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं राम पाटिल हूं, मैंने नोमन से लोन लिया हुआ है 2 लाख रुपए का। मैं अपने एम्प्लॉयर को बता रहा हूँ, बाकी आप लोग सारे मेरे एम्प्लॉयर हो, मैं अपने एम्प्लॉयर को बता रहा हूँ सर सुनो ना मैंने इससे लोन लिया हुआ है, आप इसको पे कर दो ना। तो मेरे एम्प्लॉयर ने उसको पे कर दिया, आपको नहीं लग रहा है मेरा परक्यूजिट है? मेरा ऑब्लिगेशन जो मुझे भरना था, मेरे एक्सपेंसेस जो मुझे इनकर्ड करने थे। अच्छा मेरे घर में दो काम करते हैं लोग, ठीक है ना, 2 काम वाले लोग हैं, ठीक है ना, एक खाना बनाने के लिए बाई आती है और एक साफ सफाई करने के लिए आती है। इनका पगार किसको देना चाहिए, मुझे कि एम्प्लॉयर को? अरे मेरे घर पे अगर 2 लोग काम करने आते हैं, खाना बनाने के लिए एक लेडी आती है और एक लेडी हमारे यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए आती है, तो इनका मेरे को ही करना पड़ेगा ना। लेकिन मैं अपने एम्प्लॉयर को बोल रहा हूँ आप इनका पगार दे दो। तो मैंने बोला क्या उनको, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय एम्प्लॉयर, मेरे ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉयर भरता है, मेरे ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉय पे करता है, तो जो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर होगा या अमाउंट को रिकवर किया होगा एम्प्लॉई से, यहाँ पे एम्प्लॉई होना चाहिए, या बाय एम्प्लॉयर बरोबर है, चलो अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर ये बरोबर है। मेरे जो ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था 2 लाख रुपए का, 2 लाख मेरे बिहाफ पे नोमन को दे दिया मेरे एम्प्लॉयर ने, 2 लाख रुपए चला गया एम्प्लॉयर के यहाँ से। लेकिन एम्प्लॉयर ने बोला नहीं नहीं ये ज्यादा है, मैं इतना नहीं भर सकता, एक काम करो 40,000 आपकी सैलरी में से डिडक्ट करूंगा। भैया जितना मेरे सैलरी से डिडक्ट किया उतना माइनस कर देना, नेट वाला जो बेनिफिट होता है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होता है। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय एम्प्लॉयर शुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई एज अ परक्यूजिट। तो ये पहले 13 में से ना जो छोटे छोटे है ना मैंने सारे बता दिए। अब बड़े बड़े कौन से बचे हैं जो इंपॉर्टेंट है, एसॉप बच गया और अकोमोडेशन बच गया। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा आप लोगों को, और ब्रेक के बाद में आप लोगों को फिर से पढ़ाना चालू करूंगा, क्योंकि आप थोड़े रिलैक्स हो जाओगे तो अच्छा होगा नेक्स्ट वाला पढ़ाने से पहले। अकोमोडेशन बहुत बड़ा परक्यूजिट है, बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, तो एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, 10-15 मिनट का। 8:35 को चालू करते हैं, हो जाओगे तब तक रिलैक्स? ओके, यस, ओके चलो बाय बाय।